चलिए देखते हैं इस वीडियो में पॉलिटी से संबंधित अब सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये वीडियो टीचर्स, बीपीएससी टीचर्स और बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 यानी कि 343 किसके बारे में है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की सीटों की संख्या को बताता है। राज्यसभा की सीटों की संख्या को बताता है। ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 की, तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा के रूप में हिंदी को, राजभाषा के रूप में हिंदी को, राजभाषा के रूप में हिंदी को। आर्टिकल 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। डॉक्टर बी जे खेर के नेतृत्व में बनाया गया राजभाषा आयोग की सिफारिशों से अनिश्चित काल तक के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा को स्वीकार किया गया था। बीजे खेर के लिए अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा के लिए स्वीकार किया गया था, लेकिन राजभाषा का बात करते हैं तो राजभाषा का रूप हमारा हिंदी होना चाहिए। अब अगर सीटों की संख्या की बात करते हैं तो लोकसभा में सीटों की संख्या या लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 550 है, जिसमें से 543 पर एक सिलेक्शन किए जाते हैं। और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में क्या आता है? राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में व्याख्या की गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? देखिए दल बदल का बात किया जा रहा है, तो दल बदल का जो कानून है वो आर्टिकल 10 में दिया गया है। दल बदल का कानून जो है वो अनुसूची 10 में दिया गया। अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित कानून को दिया गया है। 52वें संविधान संशोधन, दल बदल में कुछ फेरबदल किए गए थे, इसमें 52वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव सरकार ने राजनीतिक दल पर अंकुश लगाने का रच लिखा था, जिसमें कुछ शर्तों को बदल दिया गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है तथा 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जो राज्य द्वारा संपत्ति ग्रहण से संबंधित है, जिसमें वर्तमान में 284 विषय दिए गए हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23। देखिए इसका सही ऑप्शन अगर बात करते हैं तो बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल 24 को रखा गया है। जिसमें 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी कारखाने में या किसी भी जगह पर उन्हें ज़बरदस्ती काम कराया नहीं जा सकता। ज़बरदस्ती क्या काम कराना सख्त मना है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम कराना बिल्कुल मना है। अगर आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो ये अनटचेबिलिटी पर ज़्यादा जोड़ देता है। आर्टिकल 23 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 23 बलात्श्रम एवं मानव अंगों के व्यापार से प्रतिबंधित करता है। मानव अंगों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए 19(1) के ए में, ऑप्शन नंबर बी 1925 आर्टिकल 25 में, ऑप्शन नंबर सी 21 के ए में। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19 ए, आर्टिकल 19(1) के ए में है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19 ए की 1 में है। अगर आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इससे पहले अच्छी तरह से देख लेते हैं। 19 का ए, 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कुछ भी बोलने और विचार रखने की स्वतंत्रता को 19 ए में रखा गया है। 19 बी शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी। 19 सी की बात करते हैं तो 19 सी संघ, संगठन, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 सी में आता है। 19 डी की बात करते हैं तो 19 डी में भारत में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता। आप भारत देश में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ये हो गया 19 डी, भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। 19 ई की बात करते हैं, 19 ई की तो 19 ई में रहने, घर बनाने या बसने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में खुद का घर बनाने या रहने की स्वतंत्रता 19 ई में है। 19 जी की अगर बात करते हैं, 19 जी के तो 19 जी में किसी भी प्रकार के व्यापार या पेशा को अपनाया जा सकता है। भारत देश में किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय को, पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता 19 के जी में है। 19 का जो एफ है वो उसे हटा दिया गया था क्योंकि इसे संपत्ति के अधिकार में डाला गया था। 19 का एफ संपत्ति के अधिकार से था, जिसमें व्यक्ति के मूलभूत अपने भूमि सुधार बनाए गए थे। भूमि सुधार जिसे अब हटा करके आर्टिकल 300 के ए में लगा दिया गया। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 26, आर्टिकल 26। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 25, अनुच्छेद नंबर या आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने एवं पूजा पद्धति को पालन करने की स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर जीवन यापन करने का पूरा अधिकार देती है। ऑप्शन नंबर 26 में, और या कह सकते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर 20, आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता से है। अगर आर्टिकल 27 की बात करते हैं तो आर्टिकल 27 धार्मिक दान देने पर कर में छूट प्राप्त करने का अधिकार होता है। धार्मिक दान देने पर, यानी कि धार्मिक दान या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर आप दान देते हैं तो उतने रुपए की कर में छूट मिलती है। धार्मिक दान देने पर कर में छूट पाने का अधिकार होता है। ऑप्शन अगर आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो आर्टिकल 28 बताता है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के नियम हैं। शैक्षणिक संस्थान सरकार द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थानें खोली गई हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा है जो एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला ए नंबर ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ बात कर रहा है मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इन पूरे में से सभी को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। अगर शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं तो शिक्षा और संस्कृति 29 और 30, 29 से 30 शिक्षा और संस्कृति के शैक्षणिक अधिकार, शिक्षा सांस्कृतिक और शिक्षा का सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को हम 29 से 30 के बीच में रखते हैं। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हमारे पास 24 से लेकर के 23 और 24, 23 और 24 है, 23 एंड 24 है। फिर से ध्यान देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से लेकर 30 तक है। अगर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आता है, जिसमें आर्टिकल 23 में बलात्कार और आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 23 में बलात्कार और आर्टिकल 24 में बाल श्रम का प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? निम्न में से किसका संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है? ऑप्शन नंबर ए, पॉल एपलवी रिपोर्ट, पॉल एपलवी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। राजमन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध है जो वो सीधे सीधे केंद्र राज्य संबंधों से है। 1969 में 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु, ध्यान दीजिएगा, 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित, यानी कि कौन किसके बुक के राइटर है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जॉन रस्किन अनटू द लास्ट। ये बिल्कुल सही बात है, जॉन रस्किन अनटू द लास्ट जो पुस्तक है वो जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई है। डेमोक्रेटिक थ्योरी जीवोन्त्री सरटोरी के द्वारा लिखी गई थी। अगर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो ये भी बिल्कुल सही है, पामर एंड परकिंसन के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब लिखी गई है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हमारा हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कितनी है? भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक। ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1950 से लेकर के अप्रैल 1955 तक। ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक। देखिए, अगर सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया है अप्रैल 1952 से लेकर के 1957 तक, जिसमें से 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा की अवधि रही थी। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को कराई गई थी। 13 मई 1952 को
कराई गई थी। लोकसभा की प्रथम बैठक 1952 को कराई गई थी। अगर बात करते हैं प्रथम लोकसभा या प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, तो हमारे देश के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। वहीं प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। और वहीं अगर बात करते अध्यक्ष की तो जी.वी. मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष M.A. मावलंकर थे। लोकसभा को 1954 में पूर्ण हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता था। 1954 की बात करते हैं, 1954 में उन्हें लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाने लगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड के हेग शहर में, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन में, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में पीस पैलेस इमारत में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। पीस पैलेस नामक इमारत में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर के 15 जज होते हैं तथा इनका कार्यकाल कुल मिलाकर के 15 जज होता है तथा इनका जो टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है, वो 9 ईयर का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और अप्रैल 1946 से इसने अपना कार्यकाल शुरू किया था।